जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 31 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर जो आपके ग्रुप डी, एमटीएस, बिहार के और राजस्थान के, यूपी के, एमपी के, हरियाणा के, पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, भारत के प्रत्येक वनडे और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए ये बाइलिंगुअल करंट अफेयर्स की क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं यहां पे पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न अर्थशास्त्र से है। यहां पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 संसद में किसने प्रस्तुत किया है? तो इसको यहां पे जो हमारे देश के वित्त मंत्री होते हैं वही यहां पर प्रेजेंट करते हैं। अभी बजट भी पेश करेंगे तो मैं आपको बजट भी बताऊंगा। आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण लेखा जोखा होता है कि लास्ट ईयर हमारी इकोनॉमी ने, हमारी अर्थशास्त्र ने कैसा परफॉर्म किया और आने वाले समय में इसमें कुछ सुझाव भी होते हैं। तो प्यारे साथियों, आप सभी अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया 10 मिनट्स में, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। कल ही मैंने बहुत ही डिटेल से आपको पढ़ाया है और जाकर के देख लीजिएगा, आप कम समय में बहुत कुछ सीख लेंगे। देखिए यहां पे आप वित्त मंत्री देख रहे हैं हमारे, और इकोनॉमिक सर्वे इनके द्वारा यहां पे पेश किया गया है। और अभी हमारा बजट पेश होगा जिसे हम सेंट्रल बजट कहते हैं, उसे ठीक एक दिन पहले वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया, पार्लियामेंट में पेश किया गया है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण यहां पर हमारी जो एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, उसके द्वारा तैयार की जाती है, जिसके सीईओ है ये है बीबीआर नागेश्वरन। ठीक है, तो अनंत नागेश्वरन, तो आप जाकर के चेक करना, मैंने आपको कल बताया भी है। तो इसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, जो नागेश्वरन साहब हैं, तो उनके द्वारा यहां पे तैयार किया जाता है और फिर प्रेजेंट यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। तो पिछले वित्तीय वर्ष में भारत की इकोनॉमी ने कैसे परफॉर्म किया, इसका यहां पे समीक्षा होती है, एनालिसिस होता है, रिव्यू होता है, और आने वाले समय में हमारी क्या दृष्टिकोण होगी, हमारी क्या पॉलिसी होगी, इस पे यहाँ पे बहुत सारे सजेशन, सिफारिशें होती हैं। तो क्या ये लीगली रूप से बाध्यकारी होते हैं कि हमने जो सजेशन यहाँ पर दिए हैं वो आपको बाइंडिंग होंगे? तो आप कहेंगे नहीं। इसके एनालिसिस और सुझाव नीति निर्माण, बजट तैयार करने में ये मार्गदर्शन करते हैं। आप इसे माने ना माने, जो भी यहाँ पे सजेशन दिए जाते हैं, और संविधान में इसके बारे में बताया भी नहीं गया है। किस तारीख को पेश हुए हैं? तो 29 जनवरी 2026 को हमारे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में आर्थिक सर्वेक्षण यहां पे प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? तो टोटल 16 चैप्टर हैं। अब आप पढ़ने जाएंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, लेकिन जो की पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मैंने यहां पे कवर किया है। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है तो आप जाकर के वो 10 मिनट का वीडियो देख लेना। तो 2027 में भारत की जीडीपी कितनी रेट से बढ़ेगी? तो ये बढ़ेगी 6.8 से लेकर 7.2% रहने का अनुमान है। इस वर्ष हमारा जीडीपी रेट 7.4 से रहेगा, 7.4 रहेगा, ऐसा बताया गया है। हमारा राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, जितना हमने कमाया, कितना हमने उड़ाया, तो हर साल हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है। मोस्टली जितनी भी इकोनॉमी दुनिया में है तो वो फिस्कल डेफिसिट है। अमेरिका की भी इकोनॉमी फिस्कल डेफिसिट है। तो हम ज्यादा खर्च करते हैं, कमाते कम है, और ये 3.2% हो गया है। अक्टूबर 2025 तक 99.1% का हमने टारगेट पूरा किया है। हमने जो डीजल से चलने वाली बहुत सारे ट्रेन है उसकी जगह पर हमने इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट रखा है। ये 99.1% हमने अचीव किया है। हम बात करें तो भारत का जो खाद्यान्न उत्पादन है, ये भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, तो ये है 3,577.3 लाख मैट्रिक टन। भारत का टोटल एक्सपोर्ट 2025 में रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा, 825.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक ये पहुंच गया है। ठीक है, तो ये सारे डेटा मैंने आपको बताए हैं, बट अगर आपको थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है तो कल मैंने 10 मिनट के अंदर इस टॉपिक को और डिटेल से बताया है, जाकर के पढ़ लीजिएगा। 2026 में पहली और भारत की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो 127 नंबर की यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, वो है जस्पे।
क्या है इसका नाम? जस्पे। अच्छा भैया, यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? तो जिस कंपनी के वैल्यूएशन 8200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाए उस कंपनी को हम यूनिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, तो इस कंपनी के वैल्यूएशन 8200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जस्पे 2026 की फर्स्ट है और भारत की 127 नंबर की यूनिकॉर्न है। इस कंपनी का वैल्यूएशन 1.2 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। ये अभी एवेल्यूएट किया गया है इसलिए इसको यूनिकॉर्न बताया गया है। 8200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो ये एक प्रकार की फिनटेक कंपनी है। फिनटेक मतलब जो फाइनेंस के क्षेत्र पे काम करती है टेक्नोलॉजी के साथ। ये ऑनलाइन जो मर्चेंट है उनको पेमेंट प्रोसेसिंग और पेमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे बहुत सारी टेक्निकल सेवाएं प्रदान करती है। जस्पे 2012 में कंपनी बनी थी, लगातार ये काम कर रही है। यहां पर आप विमल कुमार और शीतल लालवानी को देख रहे हैं जिन्होंने इन दोनों ने मिलकर के कंपनी को स्थापित किया है। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी कंपनी यूनिकॉर्न तब बनती है जिसका वैल्यूएशन 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाए, 8200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाए। कंपनी का स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना जरूरी नहीं होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपका वैल्यूएशन 8200 करोड़ रुपए है, अगर आप लिस्ट नहीं है तो जरूरी नहीं कि आप यूनिकॉर्न है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सी नई एआई इन्फ्रेंस एक्सेलरेटर चिप को लॉन्च किया है? What is new AI inference accelerator chip has Microsoft launched? तो इसका नाम है माया 200। क्या नाम है इसका? माया 200। इसको यहां पे लॉन्च किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कस्टम AI इन्फ्रेंस एक्सेलरेटर माया 200 लॉन्च किया है। ये चिप आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, माया 200, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर लिखा हुआ है। तो इसमें 140 बिलियन ट्रांजिस्टर है जिसकी वजह से इसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाएगी और ये चिप बड़े एआई मॉडल्स के लिए यूजफुल होगी। बहुत सारे कैलकुलेशन करेगी, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन उन सबको सॉल्व करेगी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को कम करना और इन्फ्रेंस को बढ़ाना, यहां पर प्रोसेसिंग को बढ़ाना। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कैसी है? एक मल्टीनेशनल कंपनी जो कि अमेरिका की है। 1975 में स्थापित हुई। बिल गेट्स, पॉल एलन ने इसको बनाया। रेडमंड वॉशिंगटन अमेरिका में हेडक्वार्टर है। वर्तमान सीईओ है सत्य नडेला जो कि भारतीय है। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे 3 प्रश्न कल मैंने आपसे पूछा था जिसका आंसर आप सभी रोज दे ही रहे हैं, तो आप सबको फिर से देना है। बेस्ट कमेंट ऑफ द डे यहां पे पिक करेंगे। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है? तो ये पटियाला में है। कहां पर है ये? पटियाला में। ठीक है, नेक्स्ट है आगा खां कब किस खेल से रिलेटेड है? तो आगा खां का संबंध हॉकी से है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बांदीपुर कहां पे है? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटका में। ठीक है, तो जब भी कोई बंदी बना दिया जाता है किसी को भी, तो जानते हो कितना नाटक करता है, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, ऐसे याद रखना। अब देखो मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया, यानी स्टीम इंजन का? रेडियो का आविष्कार किसने किया? किस भारतीय राज्य की राजभाषा इंग्लिश है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मुख्यमंत्री एती कोली द्वितीपात योजना किस राज्य सरकार ने हाल ही में शुरू करी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री एती कोली द्वितीपात योजना? तो इसे असम सरकार ने लॉन्च किया है। जानते हैं क्या इसका मकसद है, क्यों लॉन्च किया है? तो असम सरकार ने जो चाय में काम करते हैं, जो चाय जहां पे चाय का उत्पादन होता है चाय बागान में, तो वहां पे जो श्रमिक हैं उनके लिए लॉन्च करी गई योजना है। तो अभी असम में चाय के 200 साल पूरे हो चुके हैं, इसी उपलक्ष्य पर इसे स्टार्ट किया गया। देखिए चाय का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन असम में होता है, तो चाय बागान श्रमिकों के योगदान को यहां पे ऑनर किया जा रहा है। तो हर एक जो रजिस्टर्ड चाय बागान का श्रमिक है उसको 5,000 रुपए एक साथ यहां पे अनुदान दिया जाएगा, वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। जो मैनेजमेंट है उनको नहीं मिलेगा, जो श्रमिक है केवल उनको मिलेगा। तो भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किस स्टेट में होता है? असम में होता है। और देश का टोटल चाय का जो उत्पादन है लगभग 50 से 55% योगदान असम का है। अब देखिए बहुत सारे असम की योजनाएं हैं जो आपको जानना जरूरी है, उसको भी पढ़ा देता हूं। निजुत मोइना योजना बहुत सारे एग्जाम में पूछी भी गई है। तो ये बाल विवाह रोकने के लिए, कॉलेज की लड़कियों को वित्तीय सहायता देने के लिए, हायर एजुकेशन बढ़ाने के लिए निजुत मोइना योजना स्टार्ट करी गई। अरुणोदय 2.0 योजना राज्य की महिलाओं को
1250 रुपए हेल्प दी जाएगी ताकि वहां पे वो अपनी बेसिक जरूरतें पूरी कर सके। ये डीबीटी के माध्यम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उनके अकाउंट में पैसा आएगा। अब देखिए योजनाओं की बात आई है तो बहुत सारी योजनाएं लॉन्च हुई हैं। मैं आपको योजनाएं सारे पढ़ा देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। रायथन्ना मिकोसम पहल, तो ये किसके लिए? किसानों के लिए है। ठीक है, किसानों की आय को दुगना करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है। प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट किया है। जिन लड़कियों की उम्र 13 साल से कम है, ठीक है, तो यहां पर उनको फुटबॉल सिखाया जाएगा। उनको क्या सिखाया जाएगा? फुटबॉल सिखाया जाएगा। ठीक है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। झारखंड सरकार यहां पे गवर्नमेंट स्कीम को घर घर पहुंचाने के लिए स्टार्ट करी। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना तो पंजाब सरकार ने यहां पे लॉन्च किया है। आपकी पूंजी आपका अधिकार निर्मला सीतारमण। श्रद्धांजलि योजना असम सरकार ने लॉन्च किया है। बहुत सारे युवा अपने राज्य से जॉब करने के लिए किसी कारणवश कहीं भी जाते हैं तो कई बार उनकी डेथ हो जाती है, तो सरकार उनको वहां से लाएगी, उनका श्रद्धांजलि करेगी और अपना वहां पे कंट्रीब्यूशन भी करेगी। महाजय घर योजना गोवा सरकार ने स्टार्ट किया है। बहुत सारे लोग जिनके पास घर नहीं है और अस्थायी रूप से रहे हैं तो गोवा सरकार उनको घर देगी। पुर्तगालियों के समय से वो उनका पट्टा नहीं बना है। अरुणोदय 3.0 योजना असम सरकार ने स्टार्ट किया। 1250 रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी महिलाओं को, असम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार ने स्टार्ट किया है और लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार ने स्टार्ट किया है। पांचवा प्रश्न है, भारत का पहला एआई सक्षम यूनिवर्सिटी किस संस्थान में शुरू किया गया? इंडिया का पहला एआई एनेबल्ड यूनिवर्सिटी कहां पे, किस इंस्टीट्यूट में लॉन्च किया गया? तो एआई यूनिवर्सिटी मेरठ में है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, तो ये यूपी से संबंधित है। ठीक है, उन्हीं के सम्मान पे ये विश्वविद्यालय बना है मेरठ में, जहां पे एआई यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है। तो ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है मेरठ में। एआई सक्षम विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह सीसीयू में ये स्टार्ट किया गया है, ध्यान में रखिएगा। और ये क्या करेगा? स्किल डेवलपमेंट में काम करेगा। उद्यमिता मंत्रालय, गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह इन सब ने साझेदारी करी, पार्टनरशिप करी है कि हम सब मिलकर के एआई के बारे में अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है यहां पर एजुकेशन और गवर्नेंस में एआई के प्रयोग को बढ़ाना, एक राष्ट्रीय मॉडल यहां पे तैयार करना। अब एआई से रिलेटेड करंट अफेयर में पढ़ा देता हूं, जो भी आपने पढ़ा है उसका मैं आपका रिवीजन करा देता हूं। तो देखो, दुनिया का पहला एआई जो एक्ट है साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है कि डीप फेक वीडियो जो बनाए जाते हैं उसका इस्तेमाल कम हो, और इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। एआई इंपैक्ट समिट 2026 ये न्यू दिल्ली में किया जाएगा, लास्ट ईयर फ्रांस में था। गूगल ने 55 भाषाओं में ट्रांसलेशन करने वाला एक एआई मॉडल ट्रांसलेट जेम्मा लॉन्च किया है। जियो देश का पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट यहां पे लॉन्च करेगा। आईआईटी दिल्ली ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट आइला को डेवलप किया है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में अमेरिका टॉप पे है और चाइना सेकंड रैंक पे, भारत हमारा थर्ड प्लेस पे है। यहां पे डेलॉयट इंडिया ने टेक्स्ट प्रज्ञा नाम का एक एडवांस्ड एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के स्क्रीन पर, किस संगठन ने ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC को आतंकी संगठन घोषित किया है? ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशन जो कॉर्प्स है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया। किसको घोषित किया है? तो यूरोपियन संघ ने इसको यहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। यूरोपियन यूनियन ने ऑफिशियल रूप से इस बात को कहा है कि ईरान की जो शक्तिशाली इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका मेन जो कारण है, ईरान में जो प्रदर्शनकारी थे, बताया जा रहा है 10 से 15 हजार लोगों की डेथ हुई है। अब डेटा एक्चुअल है कि नहीं, लेकिन मैंने न्यूज में पढ़ा था। तो अभी हाल ही में ईरान में प्रदर्शन हुए थे सरकार के खिलाफ, तो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बहुत हिंसक कार्रवाई हुई, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ। ठीक है, लेकिन यूरोपियन यूनियन कभी, आप देखो, अमेरिका के बारे में नहीं बोलते। बात तो सच है कि छोटों को ही दबाया जाता है, बड़ों को तो कुछ नहीं किया जाता। सच, रशिया यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को उल्लंघन कर रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं है यूरोपियन यूनियन की। और
अमेरिका में ये भी हो रहा है। अब यहां पर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है ईरान में, आप तो देख ही रहे हैं, है ना, प्रेशर में बना के रखा हुआ है। वहां पे उसके जहाज खड़े हैं, वहां पे उसके सैनिक खड़े हैं, ईरान के पास में सैनिक खड़े हैं अमेरिका के। मतलब दुनिया में दादा दो ही देश बने हुए हैं, वो है रशिया और अमेरिका, और बाकी देशों को दबाने का काम किया जा रहा है। तो बात करें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति यानी इस्लामिक मूवमेंट को बढ़ाने और ये एक प्रकार से रिलीजन को, धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए किया गया। इवन मैंने पढ़ा था कि अगर किसी ने कुरान को जलाया तो वहां पे उनको गोली मार दी जाती है, महिलाओं को बुर्का पहनना होगा, महिलाओं को बहुत सारे जो इस्लामिक अनुष्ठान उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये सारी चीजें ये लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें थल, नौसेना, वायुसेना और बासिस मिलिशिया ये सब यहाँ पे शामिल होती IRGC में। बात करते दोस्तों, आप सभी जो नए बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, ग्रुप डी की वैकेंसी भी आ गई है और उसमें जो मेन मार्क्स हैं जो मैं दिलाने वाला हूं आपको पता है 20 नंबर का उसमें आपका आ रहा है, 20 नंबर का करंट अफेयर और 25 नंबर की साइंस आ रही है। तो मैंने फैसला किया है कि मैं पूरी साइंस ग्रुप डी की यहां पे पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जो ग्रुप डी में आया हुआ है। तो आप सबको ये सेशन आज से मिलने भी लगेगा ग्रुप डी के लिए, बच्चों का ग्रुप डी का बहुत डिमांड आ रहा था। और अगर आपको जीएस बहुत मजबूत करनी है, साइंस तो मैंने इतनी डिटेल से पढ़ाई है जीएस फाउंडेशन में, तो जाकर के चेक करना है, पढ़ना अच्छे से। तो स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, करंट अफेयर्स पूरे एक साल का मंथली, ईयरली, टॉपिक वाइज सब पढ़ाया है। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो आप पढ़ रहे हो यहां से डाउनलोड करोगे। आप टेस्ट सीरीज यहां से 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, प्रीमियम कोर्सेस हैं आपके लिए, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में कॉम्बो पैक्स हैं। तो 3 साल की वैधता है आप सभी के लिए और ये बैच आपको 599 में नहीं 499 में मिल रहा है। आज ही एनरोल करें और 1000 प्लस वीडियोस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, साइंस इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। बस आपको पढ़ना है। आपके पास 22,000 वैकेंसी, एक वैकेंसी चाहिए बस। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम ई बुक, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। आप ईयरली ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं, मंथली ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ई बुक्स में आप देखिए साइंस, बायोलॉजी, हिस्ट्री सारी बुक्स भी हैं, स्टैटिक जीके की, ये आपको जीके जीएस सब्जेक्ट में मिल जाएगी, जाकर के पढ़िएगा। चलिए बात करेंगे हम यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 पे। मुंबई अहमदाबाद एक बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत अहमदाबाद में बने स्टील ब्रिज की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे एक स्टील ब्रिज बनाया गया, एक मजबूत स्टील ब्रिज बनाया गया जो मुंबई से अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन चल रही है। तो ये बनाया गया 100 मीटर का, ठीक है, 100 मीटर का ये बनाया गया है। तो मुंबई अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए गुजरात के अहमदाबाद में एक अंडरग्राउंड मेट्रो टनल के ऊपर 100 मीटर का लंबा और 1098 मीट्रिक टन वजनी मेक इन इंडिया स्टील ब्रिज का निर्माण यहां पे पूरा कर लिया है। और ये जो कालूपुर शाहपुर मेट्रो टनल है ये इसके ऊपर से गुजरेगा, विशेष रूप से मेट्रो की सुरक्षा करेगा और बुलेट ट्रेन पे जो लगातार भारी भार है उसको संभालने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण पुल हैं जो आपको पता होने चाहिए। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब पुल है। तो चिनाब नदी से 359 मीटर ऊंचा बना हुआ जम्मू कश्मीर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल ये आंजी ब्रिज है जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला वर्टिकल रेल सी ब्रिज ऐसे ही खुलता है तो इसका न्यू पंबन ब्रिज है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल 9.15 किलोमीटर असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, इसका नाम है डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल। भारत का दूसरा सबसे लंबा नदी पुल ये दिबांग नदी पुल है 6.2 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु है 21.8 किलोमीटर। 29वीं ऑल इंडिया नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किस राज्य की छात्रा ने जीता है? तो ऑल इंडिया मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में तमिलनाडु ने यहां पे टॉप किया है, तमिलनाडु की लड़की ने टॉप किया है। तो तमिलनाडु की रानीपेट की स्टूडेंट है SD रोशनी इनका नाम है। तो 29वीं ऑल इंडिया नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में गोल्ड पदक जीतकर हिस्ट्री क्रिएट किया है।
तो वेदावल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा है रोशनी। तो ट्रेडिशनल वॉर कला सिलंबम में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। सिलंबम क्या होता है बताता हूं। साउथ इंडिया का एक मार्शल आर्ट है, एक युद्ध कला है। इसमें इस प्रकार से डंडे का इस्तेमाल होता है और बांस की छड़ी के साथ साथ मारू, हिरण की सींग, अरुवल, दरंती व तलवार, सुबुकु, चाबुक, इन सब का इस्तेमाल होता है इस मार्शल आर्ट में। ठीक है, तो भारत के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट हैं, उसमें क्या क्या यूज होता है मैं आपको बताता हूं। कलरीपयट्टू केरल में सबसे पुरानी विद्या है, और थांगता मणिपुर में तलवार और भाले का खेल होता है। लाठी सिलंबम होता है जो मैंने आपको बताया है, और गतका पंजाब में होता है, इसमें भी शस्त्र विद्या है। मर्दानी खेल महाराष्ट्र में होता है, ये भी एक पारंपरिक युद्ध कला है। इंग्लैंड की चर्च की पहली महिला बिशप कौन बनी है? Who has become the first female bishop of Church of England? तो इनका नाम है साराह मुल्लाली, इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। तो 28 जनवरी 2026 को साराह मुल्लाली इंग्लैंड की चर्च की पहली महिला बिशप बनी है, और 14 साल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आर्च बिशप और कैंटरबरी इनको पद दिया गया, किसी महिला को यहां पर चर्च की का बिशप बनाया गया है। तो सोच बदल रही है, नहीं वरना पुरुष ही राज कर रहे थे। तो इंग्लैंड चर्च के बिशप को दुनिया भर में एंग्लिकन कम्युनिटी का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल गुरु यहां पे माना जाता है, और जो सारा है 1999 से 2004 तक इंग्लैंड की चीफ नर्सिंग ऑफिसर रह चुकी हैं। तो ये इनकी उपलब्धि रही है। अब अंतरराष्ट्रीय चर्चित महिलाओं को भी बात कर लेते हैं। तो सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर साइमंस है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री है। नेक्स्ट है नमीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटेम्बू नंदी नदैतवा है। WTO की पहली महिला महानिदेशक नगोजी ओकोंजो-इवेला है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाउम है। शार्ली बोचवे ये राष्ट्रमंडल की पहली महिला अफ्रीकी महासचिव है। और यहाँ पे कांगो की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर जुडिथ सुमिनवा तुलुका है। रॉबर्ट मैत्सोला यूरोपियन पार्लियामेंट की पहली महिला अध्यक्ष है। तो ये सारी प्रथम महिलाएं मैंने बताया है, अभी मैं आपको 10 मिनट में और भी पढ़ाऊंगा। मैनुअल रोका बोटे ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली प्राइम मिनिस्टर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव सेलेस्टिया सैलो है। प्रश्न नंबर 10, 31 जनवरी 2026 को भारत पहली बार किस बैठक की मेजबानी करेगा? तो भारत अरब लीग के विदेश मंत्रियों की बैठक करेगा, 20 का राइट आंसर होगा। तो भारत पहली बार अरब के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत और यूएई की संयुक्त अध्यक्षता में यह बैठक न्यू दिल्ली में होगी। तो अरब लीग के 22 मेंबर्स के जो फॉरेन मिनिस्टर है, सेक्रेटरी हैं, वो भारत में आएंगे, और इसमें जो देश हैं इजिप्ट है, संयुक्त अरब अमीरात है, और कतर है, ओमान है, बहरीन है, सोमालिया, मोरिटानिया, लीबिया, ये सारे देश के विदेश मंत्री भारत में आएंगे। ठीक है, इस पर डिस्कशन क्या होगा? एनर्जी, एजुकेशन, कल्चर और इकोनॉमी, इन सभी मुद्दों पे चर्चा होगी। ठीक है, पहली बार कब बैठक हुई थी? 2016 में, और 2002 में भारत और अरब के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। इसके बाद 8 में भारत और अरब के लिए पहला मंच यहां पर बनाया गया, पहली बार 2008 में। वापस से भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। कुष्ठ रोग निवारण दिवस ये कब मनाया जाता है? देखिए 30 जनवरी को कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है, जिसे कहते हैं लेप्रोसी एरेडिक्शन डे। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यह मनाया जाता है। तो कुष्ठ रोग के प्रति जो बहुत सारी भ्रांतियां, उसको दूर करना है। कुष्ठ रोग ये एक प्रकार से कम्युनिकेबल डिसीज तो है, इसमें त्वचा और नर्वस सिस्टम और आंखों को बहुत प्रभावित होता है। इस प्रकार से पूरी स्किन फटने लगती है कुष्ठ रोग में। एक बैक्टीरिया, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये जीवाणु पूरी बॉडी में फैल जाता है, और इसमें बॉडी में व्हाइट या रेड कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, और कमजोरी महसूस होती है। जो नसें होती हैं वो मोटी हो जाती हैं। नर्वस सिस्टम पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके लिए जो दवा है वो है MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी। इससे रोगी पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, रेगुलरली दवा लेनी पड़ती है। आज का आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न, किस अमेरिकी संस्था ने भारत की 3 ऐतिहासिक कांस्य मूर्तियां भारत को लौटाने का फैसला किया है? तो अमेरिकन इंस्टीट्यूशन
जिसने 3 हिस्टोरिक ब्रॉन्ज स्टैचू को भारत को लौटाएगा, साउथ भारत का, तो ये है नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट्स, ठीक है। तो ये यहां पर लौटाएगा। तो अमेरिका का एक फेमस नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट है जो साउथ भारत की 3 हिस्टोरिकल कांस्य मूर्तियां भारत को लौटाएगा। ये मूर्तियां मंदिरों से हटाई गई थी, चोरी करी गई थी और फिर अमेरिका पहुंच गई। तो लौटाई जा रही जो मूर्ति है वो शिव नटराज की है, चोल काल की, और सोमस्कंद है चोल काल का, और संत सुंदरर विद परवाई विजयनगर काल की 16वीं शताब्दी की। ये तीनों यहां पर मूर्तियां हैं जो लौटाने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो मूर्तियां हैं तमिलनाडु के मंदिरों में ये धार्मिक जुलूस अभी होगा, उसके दौरान यहाँ पे लाई जाएंगी, दिखाई जाएंगी, प्रदर्शित करी जाएंगी। तो 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सब ने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। अब बारी यहां पे RRR की है, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर का आप रिवीजन करेंगे। दिसंबर 2025 का बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है PV सिंधु। अटल कैंटीन, आप कमेंट बॉक्स पे शुरू हो जाइए, इसकी शुरुआत कहां पर की गई? तो अटल कैंटीन दिल्ली में शुरू किया। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य किस स्टेट में है जिसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये यूपी में है। भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर किस कंपनी ने डेवलप किया है? वॉक्सल ग्रिड ने डेवलप किया है। 87 नंबर सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सूर्या तमीरी ने। किस राज्य सरकार ने खासी और गारो भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा करी है? मेघालय ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पनडुब्बी पे हाल ही में यात्रा करी है? तो यह है INS वाघशीर। सोनम याशे किस देश के गेंदबाज हैं जिन्होंने T20 की एक मैच में 8 विकेट लेके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो भूटान के गेंदबाज हैं। नेक्स्ट है, अयोध्या में हाल ही में किस कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो रानी ह्यो हांग ओक। अभिनेत्री और गायकी ब्रिगिट बार्डोट का रिलेशन किस देश से है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका संबंध फ्रांस से है, इनका निधन हो गया है। दोस्तों 30 जनवरी के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे जो आपने कल पढ़ा है। भारत ने मेघालय के जीवित जड़ पुलों का नामांकन डोजियर किस वर्ष चक्र के लिए यूनेस्को को सौंपा है? तो 2026-27 के लिए सौंपा है, ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में सभी राज्यों में सबसे बेस्ट झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। भारत का पहला सरकारी रेजिनोवृत्ति क्लिनिक कहां खोला गया? महाराष्ट्र में खोला गया। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा करी है? मध्य प्रदेश ने। भ्रष्टाचार के मामले में साउथ कोरिया की पूर्व फर्स्ट लेडी किम क्योन को कितने महीने की जेल की सजा हुई है? 20 महीने की। रशिया और भारत फरवरी 2026 में किस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन करेंगे? इंदिरा का। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस जगह पर आयोजित किया गया है? विशाखापट्टनम में। भारत और इटली के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में नए प्रकार के मशरूम की खोज करी है? उत्तराखंड में। किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान 2026 सम्मानित किया गया है? तो सिक्किम को सम्मानित किया गया। किस देश ने विक्टोरिया बेकहम को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस। UIDAI के द्वारा लॉन्च किया गया नया आधार ऐप का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो उदय है। संपूर्णता अभियान 2.0 किसने शुरू किया? नीति आयोग ने स्टार्ट किया है। दोस्तों अब हम लूसेंट जीके में उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। CP एल्बर्ट इनमें से किसके अधीन परिषद का विधि सदस्य था? ये लीगल मेंबर था रिपन के काल में। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो ये था नॉर्थ ब्रूक। भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज 2023 के CSL का प्रश्न है, तो ये कॉर्नवालिस है। आज का सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सी AI इन्फ्रेंस एक्सेलरेटर चिप लॉन्च करी है? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। आपको एक पीछे पिक्चर दिख रही है, पहचान करना है पिक्चर किस व्यक्ति की है? कमेंट बॉक्स से बताइए। टेस्ट 30 जनवरी का देखें तो हरीश कुमार, VK, विनीता, विशाल, निकेश, आशीष बाबू, उमेश, विनेश, रंजन, मुकेश, आप सभी टॉप 10 टॉपर है। डेली फ्री टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज पे जाइए,
डेली करंट अफेयर्स का, वहां पे टेस्ट लगाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, आज की पीडीएफ यहां से प्राप्त करिए, ई बुक्स में जाइए, मंथली ई बुक्स, ईयरली ई बुक्स, टॉपिक वाइज ई बुक्स, ये सारी ई बुक्स आपको मिलती हैं हर एग्जाम के लिए। प्रीमियम कोर्सेस है आप सभी के लिए, कॉम्बो पैक्स है वहां पे, टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए, टेस्ट पास और पेड कोर्सेस है आप सभी के लिए, 12 महीने का मंथली करंट अफेयर का टेस्ट, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, कॉम्बो ऑफर है ग्रुप डी के लिए और जीडी कांस्टेबल के लिए आपका एग्जाम होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किया गया है। और अभी पढ़िए, जीके जीएस को अपना सबसे बेस्ट बनाइए और इंडिया का सबसे मोस्ट अफोर्डेबल, सबसे बेस्ट क्वालिटी का बैच है ये, जो केवल आपको 499 में मिल रहा है। आप कूपन कोड यूज करेंगे लाइव 800 तो आपको 800 का डिस्काउंट मिलेगा। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री सब पढ़ेंगे आप। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज इसके साथ फ्री है, 12 महीने का करंट अफेयर का टेस्ट फ्री है, 12 महीने की मंथली ई बुक फ्री है। तो आप सभी प्रीमियम कोर्सेस में जाएं अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में। तो 2025 की इंग्लिश और हिंदी मीडियम की 12 महीने का पैकेज है, 1 ईयर की टॉपिक वाइज पीडीएफ है, ये सब कुछ यहां मिलेगा। सालाना वार्षिक ई बुक है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, मंथली ई बुक्स है, ये ई बुक सेक्शन में ही आपको मिलेगा। तो आप जाएंगे 4,000 प्लस टेस्ट ई बुक्स में जाएंगे तो पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब कुछ आपको यहां पे मिलता है, जीके जीएस और सब्जेक्ट में। हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब, फेसबुक जो व्हाट्सएप अकाउंट है, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, जाकर के आप वहां पे कनेक्ट होइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और घंटी वाला बटन दबा दीजिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और हमेशा से बेस्ट करने का सोचिए।